हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 13। जानवी की एक तेज चीख निकल पड़ती है। जान, जान क्या हुआ? जान, शौर्य जानवी को जोरों से हिलाते हुए बोला। जानवी पसीने से लथपथ अपने आप को देखती है जो कमरे में थी। खुद को कमरे में देखकर वो राहत की सांस लेती है और जल्दी से शौर्य के सीने से लग जाती है। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा जान, जो इस तरह से चीख पड़ी? शौर्य जानवी के बालों को सहलाते हुए बोला, हमने बहुत बुरा सपना देखा शौर्य जी, जिसमें कोई हमें चाकू से मार रहा है और उसने हमें मार दिया। जानवी रोते हुए बोली, पागल लड़की, शांत हो जाओ। इस घर में कोई नहीं आ सकता है, ना ही इस घर के आसपास या इस इलाके में कोई आ सकता है। हमारा ये विला एक पॉश एरिया में बना हुआ है और यहाँ पर गिनती के ही कुछ विला हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली के हैं। इस जगह पर काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई परिंदा भी बिना मर्जी के पर नहीं मार सकता। तो तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मुझे लगता है अब मुझे घर से टीवी का कनेक्शन निकालना होगा, क्योंकि दिन भर टीवी देख देख कर तुम पागल होती जा रही हो। शौर्य हंसते हुए बोला, साथ ही वो पागल शब्द पर ज्यादा जोर देता है जिससे जानवी का मुंह बन जाता है। चाहिए, हमें नहीं करनी आपसे बात। आप हमें पागल बोल रहे हो। जानवी बच्चों की तरह बोली। ठीक है, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। शौर्य भी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, नहीं, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। इतना बोलकर वो उसे काफी जोरों से टाइट हग कर लेती है। शौर्य भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बेड पर लेट जाता है। जानवी सो चुकी थी, मगर शौर्य की आंखों से नींद अब गायब हो चुकी थी। जब से जानवी ने अरुण के भागने की बात सुनी थी, तब से जानवी काफी परेशान रहने लगी और ये बात उसके और उसके होने वाले बच्चे दोनों के लिए सही नहीं थी। यही सब सोचकर शौर्य के दिमाग में कुछ प्लान आता है और वो जल्दी जल्दी अरुण को अपनी कैद में लाने का सोचने लगता है, ताकि वो अरुण को उसके अंजाम तक पहुंचाकर शांति से जानवी के साथ रह सके। यही सब सोचते हुए भी वो भी सो जाता है। दूसरी तरफ अरुण एक पुराने से टूटे फूटे घर में होता है, जहां पर पहले से ही काफी कुछ और लोग भी मौजूद थे और वो सारे के सारे ही जुआ खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। बाहर से टूटा फूटा दिखने वाला वो घर अंदर से काफी अच्छा नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जुआरियों का अड्डा है, क्योंकि वहां पर मौजूद सारे ही आदमी किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे थे। अरुण एक चेयर पर बैठा काफी गुस्से में नजर आ रहा था और उसे शौर्य पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था जैसे वो अभी ही जाकर शौर्य की जान ले ले। मगर अफसोस की बात, वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सारी दुनिया की नजर में क्रिमिनल साबित हो गया था। वो इस जगह से बाहर भी नहीं निकल सकता था। शौर्य, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा तेरी, तेरे होने वाले बच्चे की। और तेरी पत्नी को कोठे पर ना बिठाकर धंधा करवाया तो मेरा नाम भी अरुण नहीं। अरुण गुस्से में ही बोला। क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रहा है। एक आदमी अरुण के पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए ही बोला, एक लड़के ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मुझे कहीं बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा। उसकी वजह से मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं अब कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ। पुलिस मुझे हर तरफ ढूंढ रही है। अरुण निराश होकर बोला, बस इतनी सी बात? यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे ही पुलिस के भागे या जेल से निकले क्रिमिनल हैं। तू बता उसका नाम, किसे खत्म करना है? अगर पार्टी बड़ी हुई तो जितना माल मिलेगा उसमें से 50-50% लेंगे। वैसे भी चोरी करना हो या मर्डर, यहाँ मौजूद सारे ही लोग
ये काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसे मार दो, पैसे की फिक्र मत करो, जितना बोलोगे उससे ज्यादा मिलेगा। बस किसी तरह से उस शौर्य को मारकर उसकी बीवी को मेरे पास ले आओ। मैं उस लड़की को लेकर इस देश से बाहर चला जाऊंगा। मुझे बस उस लड़की को मरते हुए देखना है। अरुण गुस्से में आंखें लाल कर बोला, ठीक है, काम हो जाएगा। बस हमें ये बताओ, वो मिलेगा कहाँ पर और कैसे? बाकी सब मेरे आदमी कर लेंगे। वो आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ही बोला। उसकी बात सुनकर अरुण उसे शौर्य की सारी डिटेल बता देता है और मन ही मन खुश होने लगता है कि अब उस शौर्य को कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ इंडिया से दूर लंदन में, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिल्म बैन कर दी गई है और इसकी शूटिंग भी रोक दी गई है। कैसे? इस फिल्म की लगभग सारी शूटिंग पूरी हो चुकी है। मैंने अपने कैरियर के पूरे 5 महीने इस फिल्म को दिए हैं और अब तुम कह रहे हो इस फिल्म के रिलीज होने पर बैन लगा दिया गया है। अब ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की काफी ज्यादा परेशान सी बोली। ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हो गया और क्या हो गया? मुझे लगता है तुमने जितना आसान सोचा था हॉलीवुड में काम करना, ये इतना आसान भी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और पता लगाओ ये सब क्या हो रहा है और कैसे फिल्म पर बैन लग गया। वैसे तुम्हें पक्का यकीन है बैन फिल्म पर लगा है या उसमें काम करने वाले आर्टिस्ट पर लगा है? मैंने अपनी जी जान लगा दी इस फिल्म पर। यहाँ तक कि मैंने अपने सारे बेड सीन इस मूवी में दिए हैं। इतना सब होने के बाद भी मूवी रिलीज नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी? अगर इंडिया में मेरे फैंस को पता चला मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरी मूवी रिलीज नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कितनी बदनामी होगी मेरी इंडिया में। लड़की डरते हुए बोली और अपने यहाँ आने के फैसले पर रोने लगती है। किसने कहा मूवी रिलीज नहीं होगी? उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की वहां पर आते हुए बोली। मतलब? पहली लड़की रोते हुए बोली, मतलब मूवी तो रिलीज होगी पर मूवी से तुम्हारे सारे सीन कट कर दिए गए हैं और मूवी बैन नहीं हुई है। तुम उस मूवी से बैन हो गई हो मिस सनाया। वो लड़की हंसते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? सनाया गुस्से में बोली, मतलब साफ है, अब तुम इस जगह पर काम नहीं कर सकती हो। तुमने यहाँ पर काफी सारे लोगों को निराश ही नहीं किया बल्कि अपने नखरों से उन्हें परेशान भी किया है, जिस वजह से सब ने मिलकर तुम्हें इस शहर से काम में करने से बैन कर दिया है। अब तुम वापस इंडिया जाओ और वहां पर जाकर अपना काम करो, क्योंकि इस जगह पर तो अब तुमको कोई भी काम मिलने से रहा। इसलिए तुम जाओ और जाकर वही काम करो जहां से आई थी। और हाँ, अपने बेट सिंह को लेकर परेशान मत होना, उसे मूवी से नहीं हटाया गया है। वो लड़की वापस से हंसते हुए बोली, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना मेरे साथ? सनाया गुस्से से चिल्लाई, जो समझना है समझ लो, आई डोंट माइंड। इतना कहकर वो विदेशी एक्ट्रेस वहां से चली जाती है और सनाया गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, इस तरह से तो मेरा कैरियर खराब नहीं हो सकता। मैं इंडिया से अपनी ही शादी के दिन भागकर यहाँ पर आई ताकि मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ सकूं, मगर अब तो सब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? ये बोलते हुए ही सनाया जोरों से रोने लगती है। मैडम, आप अपने मंगेतर के पास चली जाओ। मैंने सुना है वो मुंबई शहर का सबसे अमीर इंसान है। आप उनसे शादी कर लो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप उस अमीर इंसान की पत्नी बनती हो तो फिर आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही काम की और ना ही पैसों की। मैनेजर सनाया को समझाते हुए बोली, क्या वो अब शादी करेगा मुझसे? मैं तो शादी वाले दिन ही उसे छोड़कर यहाँ पर आई थी। सनाया दुखी होकर बोली, क्यों नहीं, आप यंग है और सुंदर है, दोनों ही हो,
कोशिश करके देख लो, वो आपसे शादी जरूर करेगा। मैनेजर वापस से बोली। अपने मैनेजर की बात सुनकर सनाया हाँ में सर हिला देती है। इंडिया, शौर्य का घर। शौर्य अपने घर के स्टडी रूम में बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसी के बगल में रिहान भी बैठा हुआ था, जिसके हाथ लैपटॉप पर बिजली की रफ्तार से चल रहे थे और वो काफी फोकस लगा रहा था। कुछ देर कॉल पर बात करने के बाद शौर्य कॉल कट कर रख देता है और सोफे पर ही सर पीछे की तरफ टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। रिहान भी कुछ देर लैपटॉप में काम कर उसे बंद कर सामने लगे टेबल पर ही रख देता है और हाथ की उंगलियों को तोड़ते हुए ही शौर्य को देखकर बोला, क्या हुआ? तो कुछ परेशान सा लग रहा है। जब तक वो अरुण नहीं मारा जाता तब तक मैं नॉर्मल कैसे रह सकता हूँ? शौर्य बिना आंखें खोले ही बोला, मुझे पता है वो इस समय कहाँ पर है। तू बोल तो मैं उसे उठवा लूं। रिहान बोला, नहीं, अभी नहीं। जो करेंगे प्लान के साथ करेंगे। मैंने जान से वादा किया है, उस अरुण की मौत जानवी के हाथों से ही होगी और वो ही उसे मारेगी, बिल्कुल वैसे जैसे उसने जानवी के मॉम डैड को मारा था। मुझे लगता है वो भी कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर ही कर रहा होगा, मगर क्या, ये हमें नहीं पता। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस अरुण नाम का चैप्टर क्लोज कर दूं ताकि जान आराम से रह सके। शौर्य एक ही सांस में सब बोल देता है। करीब 2 घंटे बाद रिया और जानवी दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं बिना किसी बॉडीगार्ड के। रिया, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तू कुछ बताएगी? हमें जानवी हैरानी से बोली। चुपचाप बैठी रहे, हम पार्लर जा रहे हैं। शौर्य ने मुझसे कुछ बोला है, इसलिए शांत रहे। और चल, इतना बोलकर रिया जानवी को शांत करवा देती है और अपने मोबाइल में किसी से चैटिंग करने लगती है। कुछ ही देर में उनकी कार पार्लर पर आकर रुकती है। दोनों ही पार्लर में चली जाती है। दूसरी तरफ मुझे अभी अभी पता चला है वो लड़की किसी पार्लर में गई हुई है। क्या उसे उठा ले? एक आदमी अरुण को देखकर बोला, इतना अच्छा मौका मिला है, उठा लो उसे। वैसे भी वो बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकलती है। अगर आज वो बाहर निकली है तो उसे उठा लो और सीधे यहाँ पर बुला लो। अगर वो एक बार हमारे हाथ लग गई तो उसे ढूंढते हुए वो शौर्य यहाँ पर जरूर आएगा और जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसे मार देंगे। अरुण शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं खुद अपने आदमियों के साथ जाता हूँ। इतना बोल वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही अरुण हंसते हुए ही खुद से बोला, तो तुम अब मेरे पास फाइनली आने वाली हो, और सिर्फ आने ही वाली नहीं हो बल्कि अब हमेशा के लिए मेरी गुलाम भी बनने वाली हो। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अरुण जोरों से हंसते हुए बोला। कुछ घंटे बाद रिया और जानवी दोनों ही पार्लर से बाहर निकलती है। जानवी, तू रुक, मैं कार लेकर आई। इतना बोलकर रिया कार लेने पार्किंग एरिया में चली जाती है और जानवी वहीं पर खड़ी रिया के आने का इंतजार कर रही होती है। अभी जानवी खड़ी रिया के आने का इंतजार कर ही रही थी। उतने में ही एक कार तेज रफ्तार के साथ आकर जानवी के सामने रुकती है और कार के रुकते ही एक हाथ आकर जानवी को गाड़ी के अंदर खींच लेता है और वो कार उस जगह से निकल जाती है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को भी कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाता है और जानवी का किडनैप हो जाता है। कुछ रहता है तो जानवी की चीख, जो हाथ खींचते हुए चीखी थी। रिया जो कार लेकर आ रही थी, जब वो ये नजारा देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और डरते हुए ही जोरों से जानवी जानवी कहकर चिल्लाने लगती है। साथ ही उसके होठों पर अचानक से एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो अपने मोबाइल पर निकालकर किसी को कॉल कर बोली, काम हो गया है। उसकी बात पर दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर
वो कॉल रख देती है और कार से निकलकर वापस पार्लर में चली जाती है। शौर्य अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। उतने में ही उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर शौर्य पहले तो कुछ देर सोचता है उसे कॉल रिसीव करना चाहिए या नहीं, मगर कुछ देर सोचने के बाद वो उस कॉल को रिसीव कर लेता है। हेलो, शौर्य बोला। शौर्य, अगर तुझे अपनी बीबी की जान प्यारी है तो पूरे 50 करोड़ रुपए लेकर वहां पर आ, जहां पर हम तुझे बुला रहे हैं। तू नहीं चाहता हम तेरी प्यारी सी बीबी के साथ कुछ भी करें या उसे कोई चोट भी पहुंचाए तो पूरे पैसे लेकर आना, और हाँ, पुलिस को बताने की कोशिश भी नहीं करना, वरना तेरी प्यारी बीबी तो गई काम से। इतना बोल दूसरी तरफ मौजूद आदमी कॉल कट कर देता है, बिना कोई भी बात सुने ही। शौर्य अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देख रहा था, जो कट चुका था। शौर्य एकदम खामोश सा था, उसे समझ ही नहीं आया अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था। मगर जैसे ही उसे होश आता है, दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने क्या बोला है, जिसे सुनकर शौर्य अचानक से अपने होश में आता है और जल्दी से किसी को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ एक छोटे से कमरे के अंदर एक लड़की कुर्सी से बंधी होती है। उसके हाथ पैर दोनों ही बंधे हुए थे। उसी के सामने अरुण बैठा हुआ था, जो बुरी नजरों के साथ उसे घूर रहा था, ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। अरुण को देखकर कुर्सी पर बंधी लड़की डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए ही बोली, छोड़ दो मुझे, क्यों लाए हो यहाँ पर, जाने दो मुझे यहाँ से। अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। मेरे पति तुम्हारी जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, जाने दो मुझे, बोल रही हूँ, जाने दो मुझे। जानवी जोरों से रोते हुए चिल्लाई, हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? जाने मन तुम्हारा पति आएगा तुम्हें बचाने के लिए। चलो देखते हैं कैसे आता है वो यहाँ पर और कैसे तुम्हें बचाकर ले जाता है। यहाँ पर आएगा तो जरूर, मगर यहाँ से जिंदा जा नहीं पाएगा। तुम झूठ समझती हो मेरी बातों को तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक नजर सामने देखो जरा। इतना बोलकर वो सामने लगी टीवी की तरफ इशारा करता है। जानवी जब सामने लगी टीवी स्क्रीन में देखती है तो उसकी आंखें हैरान हो जाती है, क्योंकि उस कमरे के बाहर काफी सारे आदमी अपने हाथों में हथियार लिए खड़े हुए थे और वो सारे ही किसी आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब जानवी ये देखती है तो डर जाती है और डर के कारण वो अरुण को देखने लगती है। क्या हुआ जान, मेरी प्यारी जाने मन, डर लगा? कोई बात नहीं, डर लगना भी चाहिए। डोंट वेरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तो बस तुम्हारे खूबसूरत तन के साथ खेलूंगा। डरो नहीं, मैं तुम्हें दर्द नहीं बल्कि काफी ज्यादा दर्द दूंगा। तुमने जो मेरी कैद से भागने की गलती की उसके लिए सजा तो मिलनी बनती ही है ना। और तुम्हारी सजा ये है कि अब से तुम मेरी रखेल बनकर मेरे साथ रहोगी, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे और भी दोस्तों का मन बहलाना होगा आपसे। तुम्हारी हर रात अलग अलग आदमियों के हाथों बोली लगेगी। अरुण अपनी घटिया जुबान से घटिया बातें किए जा रहा था और वो अपनी घटिया बातों को करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था, जो वो ये भी नहीं समझ पाया कि उसकी बातों को सुनकर जानवी के चेहरे के रंग बदल चुके हैं। अब वो डरने की जगह मुस्कुरा रही थी। गलतफहमी हो गई है तुम्हें, और तुम्हारी गलतफहमी बहुत जल्द ही खत्म भी होने वाली है, क्योंकि शौर्य यहाँ पर आने वाला है। वो यहाँ पर अकेला नहीं आएगा। जानवी हंसते हुए बोली, क्या मतलब है तेरा? अरुण गुस्से में बोला, सामने देख, सब समझ जाएगा किसने किसको फंसाया है। जानवी हंसते हुए बोली। जानवी की बात सुनकर अरुण टीवी की तरफ देखने लगता है, जहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। ये देखकर वो हंसने लगता है, मगर अगले ही पल उसकी हंसी जैसे
उसके गले में ही अटक जाती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसका जो चेहरा अब हंसी से भरा हुआ था वो डर से भर जाता है। जानवी जो कुर्सी पर बंधी थी, उसने अरुण के सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अरुण को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला और वो हैरान सा टीवी पर देखता है, जहां उसे अपने सारे आदमी एक के बाद एक मरते हुए नजर आते हैं, जिन्हें मरते देखकर अरुण डरते हुए बोला, तुम तुम जानवी नहीं हो। कौन हो तुम? बहुत जल्दी समझ आ गया, मगर अफसोस अब तूने समझने में काफी देरी कर दी। इतना बोल वो कुछ भारी सा अरुण के सर पर मार देती है, जिससे अरुण बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरते ही जानवी अपना मास्क निकालती है। जैसे ही वो अपने चेहरे पर लगा मास्क निकालती है, उसका चेहरा तो कुछ और ही निकलता है। उस चेहरे के पीछे कोई और ही लड़की होती है, मगर कौन, ये अरुण देख नहीं पाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बाहर काफी सारे पुलिस वाले, जिन्होंने अब तक सारे गुंडों को मार गिराया था, बाहर मौजूद सारे गुंडों को मौका भी नहीं मिला और पुलिस ने वहां पर आकर सबकी जान ले ली। वो लड़की भी अरुण को खींचते हुए उसके पैर से पकड़कर उस कमरे से बाहर ले जाती है और अपने सामने खड़े एक लड़के को देखकर बोली, बॉस, जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही हुआ। इतना बोल वो लड़की अरुण को जमीन पर उस लड़के के पैरों पर गिरा देती है। अरुण जमीन पर काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे धोबी ने किसी कपड़े को पटक पटक कर धोया हो। उसके सारे तन पर काफी ज्यादा जख्म थे। उन जख्मों से काफी ज्यादा खून बह रहा था। आंखें एकदम सूज चुकी थी और गालों पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। वो काफी ज्यादा बुरी हालत में नजर आ रहा था और बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड मौजूद थे, जो सभी बिना किसी भाव के अपनी जगह पर ही खड़े हुए थे। अरुण जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और उस कमरे का डोर खुलता है। बाहर से कुछ लोग उस कमरे के अंदर आते हैं और अंदर आते ही जमीन पर पड़े अरुण को देखने लगते हैं। जैसे ही अंदर आई लड़की, जो और कोई नहीं जानवी थी, उसकी नजर जब अरुण पर पड़ती है तो उसकी आंखें गुस्से और नफरत दोनों से भर जाती है और वो पास ही पड़े टेबल पर रखा पानी का जग, जिस पर पानी की जगह केरोसिन था, वो सारा केरोसिन उसके ऊपर मुंह पर फेंक देती है। जैसे ही केरोसिन अरुण के ऊपर पड़ता है, वो हड़बड़ा कर जाग जाता है और जागते ही उसकी नजर जब सामने खड़ी जानवी और शौर्य पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही अरुण की आंखें गुस्से से भर जाती है और वो उसी गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो मुझे? अरुण जोर से चिल्लाकर बोला, धोखा? खुद तू सबसे बड़ा धोखेबाज होकर हमें बोल रहा है हमने धोखा दिया? खुद ने आज तक कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, कितनी ही लड़कियों के मान सम्मान के साथ खेला और हमें गुलाम बनाने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश ही नहीं की, बल्कि तुमने तो हमारे माँ पापा को भी हमारी आंखों के सामने जिंदा जला दिया। तेरे जैसे शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिस तरह से तूने हमारे माँ पापा को जिंदा जलाया, ठीक वैसे ही आज हम तुझे जिंदा जलाएंगे। जानवी बेहद ही गुस्से और नफरत के साथ अरुण को देखकर बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती जानवी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अरुण लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तेरे जैसे शैतान को मार कर मैं अपने माँ पापा की मौत का बदला लूंगी। ना ही बदला लूंगी, बल्कि उन सभी लड़कियों की आत्मा को भी शांति दिलवाऊंगी जिनकी जिंदगी तूने खराब कर दी। जानवी काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोली, जान, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम खुद इस इंसान को अपने हाथों से मारोगी। तो समय आ गया है, उस पापी को उसकी असली जगह नर्क पर भेजो। वैसे भी हम ऐसे इंसान पर ज्यादा
समय बर्बाद क्यों कर रहे? इतना बोलकर शौर्य एक लाइटर जानवी के आगे कर देता है। नहीं नहीं, अरुण गिड़गिड़ाते हुए बोला, अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर जानवी उसकी एक नहीं सुनती और जलता हुआ लाइटर उसके ऊपर फेंक देती है, जिसके ऐसा करते ही अरुण के सारे बदन पर तेजी से आग लग जाती है और उसकी चीखें उस जगह पर फैल जाती है। जानवी अपनी आंखों में आंसू लिए जलते हुए अरुण को देख खुद से बोली, आज मेरे माँ पापा की आत्मा को सच में शांति मिलेगी। उन सारी लड़कियों को भी जिन्हें उस शैतान ने इसी तरह जलाकर मार दिया। इतना बोल जानवी शौर्य के गले लग उसे टाइट हक कर रोने लगती है। रोते नहीं, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तो तुम रोना बंद करो और घर चलो। अब हम दोनों बिना किसी फिक्र के आसानी से, आराम से अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो आकर हमारे बीच कांटा बने। हम वैसे जी सकते हैं जैसा मैंने सोचा था। इतना बोलकर शौर्य मुस्कुराया और जानवी को अपनी गोद में उठाकर उस जगह से बाहर निकल जाता है। जानवी कार में खामोश सी बैठी सोच रही थी किस तरह से रिहान और शौर्य ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें उन दोनों ने रिया को भी शामिल किया। जब वो दोनों पार्लर गई, तब पार्लर आर्टिस्ट ने किस तरह से उसके चेहरे का एक मास्क बनाकर फिर उस मास्क को एक वेल ट्रेन लेडी गार्ड को पहना दिया, जिसकी पर्सनालिटी उससे काफी मिलती जुलती थी। फिर वो रिया के साथ बाहर निकली और अरुण के गुंडों को लगा जानवी बाहर खड़ी है। ये समझकर उन लोगों ने जानवी समझकर उस गार्ड को ले गए, जिसके जाते ही पुलिस वाले जो नॉर्मल कपड़ों में वहां पर खड़े थे, वो सारे उस गाड़ी के पीछे चले गए, जिन्हें शौर्य ने पहले ही सब बताकर रखा था। शौर्य ने कुछ किया भी नहीं और अरुण खुद ही मारा गया। ये अरुण की बेवकूफी थी या शौर्य की किस्मत समझो, जो अरुण आसानी से मारा गया। जानवी ये सब सोचते हुए कब घर पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। एक तरफ जहां शौर्य समझ रहा है अब उसके और जानवी के बीच कोई नहीं आएगा और वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे, तो वहीं दोनों वो इस बात से अनजान थे अभी तक सब ठीक नहीं हुआ है, बल्कि अब तो सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने आने वाली है। और वो कोई अरुण की तरह बेवकूफी नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा चालाक थी, जिससे निपटना शायद शौर्य के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। रात हो चुकी थी। शौर्य और जानवी दोनों ही एक दूसरे की बाहों में एकदम बेफिक्र होकर सो रहे थे। तो दूसरी तरफ दादा और दादी के घर एक लड़की बड़े से सोफे पर बैठी अपने हाथ में वाइन की गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। उसके दूसरे हाथ में शौर्य और जानवी की फोटो थी। वो उस फोटो को देखते हुए ही ग्लास नीचे रखती है और शौर्य और जानवी की फोटो को बीच से फाड़कर अलग कर शैतानों की तरह मुस्कुराने लगती है। कुछ दिनों बाद, आज इतनी देरी हो गई, आज तो जान पक्का मुझ पर गुस्सा करेगी और मुझसे नाराज हो जाएगी। ओह नो, मैंने तो कोई गिफ्ट या चॉकलेट भी नहीं ली जिससे मैं जान को मना सकूं। अब मैं क्या करूं? चल बेटा शौर्य, खुद को तैयार कर ले अपनी जान से डांट खाने के लिए। वैसे भी सारी गलती तेरी ही तो है। तू ही काम में इतना बिजी हो गया जो तुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, और तू ये भी नहीं देख पाया कि घड़ी में रात के 8 बज चुके हैं। अब तो तू सच में गया काम से। सोच बेटा सोच, शौर्य कैसे मनाएगा अपनी रूठी हुई पत्नी को? कैसे उसे समझाएगा तू काम में इतना डूब गया कि उसे ही भूल गया? अब तो ये बारिश भी ना इतनी जोरों से हो रही है और रुकने का नाम भी नहीं ले रही। तूने तो मोबाइल भी चार्ज नहीं किया, जिस वजह से अब तो कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकता। शौर्य अपने आप से ही बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था। इस समय रात के 10 बजने वाले थे और बारिश भी तेज हो रही थी, जिस वजह से सड़क पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। शौर्य खुद से ही बातें करते हुए फुल स्पीड से कार चला रहा था। उतने में ही अचानक से पता नहीं कहां से एक लड़की
शौर्य की कार के आगे आ जाती है और कार के आगे आते ही वो जोर से उस कार से टकराती है और उसका पूरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब कुछ इस तरह से होता है कि शौर्य कुछ समझ ही नहीं पाता है। उसने उस लड़की को देखकर ब्रेक तो लगाया था, मगर फिर भी गाड़ी इतनी तेज थी कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो ही गया। वो तेज चीख के साथ ही बीच सड़क पर गिर गई। शौर्य जल्दी से अपने होश में आकर कार से बाहर निकलकर उस लड़की को देखता है। जैसे ही वो उस लड़की को देखता है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो मुंह के बल गिरी हुई थी, जिसे वैसे देखकर शौर्य डर जाता है और उसे उस लड़की की फिक्र होने लगती है। आप ठीक हो? इतना बोल वो उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखकर धीरे से उसे पलटता है। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, ठीक वैसे ही उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, सनाया। घर में जानवी परेशान सी बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए लिविंग रूम में टहल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता वाली लकीरें थी और उसकी आंखें सामने जोर पर टिकी हुई थी। आंखें डर से भरी हुई थी और वो अपना एक हाथ अपने बड़े हुए पेट पर रखकर घूम रही थी। क्या कुछ पता चला शौर्य कंपनी से निकला या नहीं? रिया परेशान सी रिहान को देखकर बोली। मैंने गार्ड को कॉल कर पूछा तो उसने कहा शौर्य 9 बजे ही निकल गया था। अगर वो 9 बजे निकला तो अभी तक उसे घर आ जाना चाहिए था। रिहान कहीं खोया हुआ ही बोला। इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़क पर पानी जमा हो गया होगा, इसलिए उसे कार ड्राइव करने में दिक्कत हो रही होगी। रिया जानवी के पास जाकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोली। मैंने तो कितनी बार कहा बारिश शुरू हो गई है, 1 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल जाना चाहिए, मगर शौर्य जी हमारी कोई बात सुनते ही नहीं। और देखो कितनी जोरों से बारिश हो रही है, बादल भी जोरों से कड़क रहे हैं। ऐसे में हम कैसे चिंता ना करें? जानवी रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। तू शांत हो और सोफे पर बैठ। इस तरह से तेरा ऐसे चक्कर लगाना, वो भी इतना ज्यादा, बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू फिक्र मत कर, शौर्य आ जाएगा। रिया समझाने की कोशिश करते हुए बोली। शौर्य जी का नंबर भी बंद आ रहा है और उन्होंने एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया। ऐसे में हम परेशान ना होए तो क्या करें? जानवी सोफे पर बैठ दरवाजे की तरफ ही नजरों को टिकाए बोली। जानवी इतनी जोरों से बारिश हो रही है और हो सकता है बारिश के कारण नेटवर्क ना मिल रहा हो या फिर मोबाइल की बैटरी भी चली गई हो और शौर्य ने मोबाइल चार्ज ना किया हो, इसलिए नंबर बंद आ रहा है। तो इतनी फिक्र मत कर, मेरी जान, शौर्य आ जाएगा। भूल मत तू प्रेग्नेंट है। हर बार ये मुझे बात बतानी क्यों पड़ती है? तू खुद इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखती? तू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने तुझे ज्यादा सोचने के लिए मना किया हुआ है, तो तू इतना मत सोच। रिया जानवी के दोनों गालों को खींचते हुए बोली। रिया की बात पर जानवी कुछ नहीं बोलती और घड़ी की तरफ देख वापस से बेचैन होने लगती है, क्योंकि अब घड़ी में 11 बजने वाले थे। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में शौर्य एक ऑपरेशन रूम के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर रखा था। वो कुछ परेशान भी लग रहा था। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थी। उसकी नजर बार बार उस रूम के बाहर जल रही लाल बत्ती पर पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या उसे घर लौट जाना चाहिए या फिर डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए? वैसे भी सनाया का एक्सीडेंट उसकी ही कार और लापरवाही की वजह से हुआ और वो अब ऐसे भाग नहीं सकता है। यही सब सोचकर शौर्य के कदम उसका साथ नहीं देते और वो चाहकर भी वहां से बाहर नहीं जा पाता है। वो इस समय इतना ज्यादा अपनी सोच में खो गया कि उसे इस बात का भी होश नहीं रहा कि घर पर जानवी उसका इंतजार कर रही है। अगले दिन शौर्य के घर न आने से जानवी
काफी ज्यादा डर गई थी और डर के कारण वो कितनी ही बार रात में चक्कर खाकर जमीन पर गिरने से बची थी। अगर रिया और रिहान दोनों जानवी के पास न होते तो जरूर जानवी अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट होती। क्या हुआ, कुछ पता चला शौर्य का? रिया भी परेशान सी अभी ही सोई जानवी की तरफ देखते हुए रिहान से बोली। हाँ, मेरे गार्ड ने बताया शौर्य हॉस्पिटल में है, वो पूरी रात वहीं पर था। रिहान कुछ परेशान सा बोला। क्या हॉस्पिटल? मगर क्यों? शौर्य ठीक है ना, उससे कुछ हुआ तो नहीं? वो सारी रात हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? रिया थोड़ा सा तेज चिल्लाई, जिस वजह से अभी ही मुश्किल से सोफे पर सोई जानवी जाग गई और रिया रिहान को देखने लगी। वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। शौर्य जब आ रहा था घर तब उसकी कार से किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से शौर्य उसे हॉस्पिटल लेकर गया और वो वहीं रुक गया। रिहान सारी बात रिया को बताता है। रिहान की बात सुनकर जानवी अपनी जगह से खड़ी होती है। जैसे ही वो रिहान से कुछ बोलने को होती है, ठीक वैसे ही जानवी की नजर सामने से आ रहे शौर्य पर पड़ती है। वो काफी ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखों में नींद भी नजर आ रही थी। शौर्य को उस तरह से देखकर जानवी जल्दी से बोली, शौर्य जी, आप ठीक हो ना? जानवी काफी ज्यादा परेशान सी बोली। जानवी की ऐसी परेशानी से भरी आवाज को सुनकर शौर्य अपनी नजरों को उठाकर जानवी की तरफ देखता है, जिसकी आंखें एकदम लाल और सूजी हुई नजर आ रही थी, जिसे वैसे देखकर शौर्य को तो मानो दिल ही टूट जाता है और वो तेज कदमों के साथ चलते हुए जानवी की तरफ बढ़ जाता है। रिया और रिहान दोनों भी शौर्य को देखते हैं। शौर्य को ठीक सही सलामत देखकर उन दोनों को भी राहत मिलती है। तुम ठीक हो ना जान? शौर्य जानवी को कसकर अपनी बाहों में भरकर बोला। ये तो हमें पूछना चाहिए, क्या आप ठीक हो शौर्य जी? आपने क्यों नहीं हमें बताया? कल आप हॉस्पिटल में थे और आपकी कार से किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। वो लड़की ठीक तो है ना शौर्य जी? कहीं कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? जानवी उस अनजान लड़की के लिए परेशान सी होते हुए बोली। सॉरी जान, कल मेरा मोबाइल डेड हो गया था, मैं उसे चार्ज करना भूल गया, जिस कारण उसकी बैटरी खत्म होने पर वो स्विच ऑफ हो गया और वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है। उसका ऑपरेशन हुआ है और वो खतरे से बाहर है। शौर्य शांति से बोला। आप हमें कुछ थके हुए से लग रहे हैं, आप ऊपर जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक हम आपके लिए नाश्ता लगवाते हैं। जानवी धीरे से बोली। इतना बोलकर शौर्य ऊपर कमरे में चला जाता है तो जानवी भी रिया और रिहान दोनों से नाश्ता कर लेने का बोल नौकर से कमरे में ही नाश्ता भेजने को बोल वो भी कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शौर्य बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है। उसकी आंखें काफी ज्यादा थकी हुई सी लग रही थी, चेहरा भी एकदम उदास और थका हुआ लग रहा था। जब जानवी शौर्य को वैसे देखती है तो वो शौर्य को अपने पास आने का इशारा करती है। समझकर शौर्य भी जानवी के पास जाकर बैठ जाता है और जैसे ही शौर्य कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है तो जानवी उसके मुंह में नाश्ता खिला देती है और प्यार से उसे देखकर बोली, अब आगे से मोबाइल कभी भी चार्ज करना मत भूलना, नहीं तो बेबी और आपकी जान दोनों ही डर जाते हैं। और हाँ, अगर कभी मोबाइल चार्ज ना रहे या नेटवर्क ना मिले तो किसी और के मोबाइल से कॉल कर देना। ऐसा करने से आप कोई छोटे नहीं हो जाओगे। और अब नाश्ता कर आराम करिए, आपका चेहरा बता रहा है आप कितना ज्यादा थक गए हो, इसलिए जल्दी से नाश्ता कर आराम करिए। और हाँ, आज से ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज आप आराम करिए और हमारे साथ समय बिताइए। जानवी शौर्य को नाश्ता करवाते हुए बोली। शौर्य भी चुपचाप हाँ में सर हिलाकर नाश्ता करता है और फिर बेड पर जाकर लेट जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा थक गया था। जानवी भी शौर्य के साथ नाश्ता करती है और नाश्ता करने के बाद वो नहाती है, फिर शौर्य के पास जाकर उसकी बाहों में समा जाती है
जान, क्या तुम डर गई थी? शौर्य जानवी को अपनी बाहों में भरकर बोला। हाँ, हम डर गए थे क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि हम आपको बता भी नहीं सकते, इसलिए हम काफी ज्यादा डर गए थे। मगर जब रिहान भैया ने बताया कि आप सारी रात हॉस्पिटल में थे, आपकी कार से किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ, तो हम और भी ज्यादा डर गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। पर जब आपने कहा कि वो लड़की अब खतरे से बाहर है, अब ठीक है, तो हमारी जान में जान आई और हम खुश हैं कि आप वापस हमारे पास आ गए और इस समय हम आपकी बाहों में हैं। हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस आप और आपकी ये सुकून देने वाली बाहें चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतना बोलकर जानवी धीरे से शौर्य के होठों को चूम लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य भी जानवी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अभी शौर्य जानवी को दोनों एक दूसरे की बाहों में भरे सो ही रहे थे कि उतने में ही शौर्य का मोबाइल बज उठता है, जिसे उसने चार्जिंग पर लगा रखा था। मोबाइल की रिंग से शौर्य की आंखें खुल जाती है और वो अपनी बाहों में सो रही जानवी को देखता है, जो मोबाइल की आवाज से डिस्टर्ब हो रही थी, जिसे वैसे देखकर शौर्य धीरे से जानवी को अपनी बाहों से आजाद कर मोबाइल के पास जाता है और कॉल रिसीव कर मोबाइल कान में लगाता है। मगर जैसे ही वो दूसरी तरफ की बात सुनता है, ठीक वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर शौर्य, मरीज को होश आ गया है, मगर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही है, किसी की भी बात नहीं सुन रही है। यहाँ तक उनके पास गए सभी नर्स और डॉक्टर को देखकर डर रही है। मिस्टर शौर्य, हो सके तो प्लीज आप एक बार यहाँ पर आए और मरीज को समझाएं, शायद वो आपकी बात सुन ले। मुझे लगता है सर पर गहरी चोट की वजह से उनके दिमाग पर असर पड़ा है, क्योंकि वो अजीब सा व्यवहार कर रही है। डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य एकदम से हैरान हो जाता है और कुछ देर तक शांत रहने के बाद वो धीरे से बोला, ओके। इतना बोलकर शौर्य कॉल कट कर देता है और जानवी की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। क्या हुआ शौर्य जी, किसका कॉल था? जानवी शौर्य के परेशान से चेहरे को देखकर बोली, हॉस्पिटल से कॉल है, उस लड़की को होश आ गया है, मुझे एक बार उससे मिलने जाना होगा। इतना बोल शौर्य बेड के पास आया और प्यार से जानवी का माथा चूमकर बोला, तुम आराम करो, तब तक मैं आता हूँ हॉस्पिटल से। और हाँ, परेशान नहीं होना, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा, तब तक तुम आराम करो। इतना बोल वो धीरे से झुककर जानवी के होठों को चूम लेता है। ठीक है, आप जाइए और हाँ, अपना ख्याल रखिए, खुद ड्राइव मत करना, ड्राइवर को साथ ले जाना, रास्ते में एक नींद भी ले लेना, जानवी शौर्य को समझाते हुए बोली। शौर्य भी बस हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में शौर्य जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचकर सनाया के रूम के पास जाता है, तो उसे ही बाहर ही सनाया के रोने की आवाज आती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह रोए जा रही थी, जिसे वैसे रोते हुए देखकर अंदर मौजूद सारे डॉक्टर परेशान हो चुके थे। शौर्य भी जल्दी से कमरे के अंदर आ जाता है और उसे देखने लगता है। सनाया बेड पर खड़ी होकर जोरों से रो रही थी और किसी की बात नहीं सुन रही थी। साथ ही वह जोरों से रोते हुए, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे घर जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मेरे घर जाने दो, ये बोलते हुए ही किसी बच्चे की तरह रो रही थी। तुम पहले शांत हो जाओ, उसके बाद हम बैठकर बात करते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, एक डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आप सब गंदे हो, बेबी को गंदे अंकल से बात नहीं करनी है। सनाया वापस रोते हुए बोली, मिस्टर शौर्य, अब आप ही समझाइए इन्हें, इन्होंने रो रो कर सारा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया है, इनकी वजह से आसपास और भी मौजूद मरीजों को प्रॉब्लम हो रही है। वो डॉक्टर शौर्य को वहां पर देखते हुए बोला, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। एक नर्स
प्यार से बोली। कौन, डैडी आए हैं क्या? सनाया आंसू साफ कर बोली। शौर्य सनाया को वैसे देखकर एकदम हैरान हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था सनाया अब एक छोटी सी बच्ची बन गई है। सनाया की नजर जैसे ही शौर्य पर पड़ती है वो कूद कर शौर्य की बाहों में चढ़ जाती है और उसे टाइट हग कर बोली, डैडी आप आ गए। डैडी, इतना बोलकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर सनाया की हरकत से शौर्य एकदम हैरान हो जाता है और उसी हैरानी की वजह से वो जम सा जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर शौर्य सर पर गहरी चोट की वजह से इनकी याददाश्त खो सी गई है और अब ये कोई 4 साल की छोटी सी बच्ची बन गई है। इनका शरीर बस बड़ा है मगर दिमाग 4 साल की बच्ची की तरह है। डॉक्टर रिपोर्ट में देखते हुए बोले, क्या ये कभी ठीक नहीं होगी? शौर्य कुछ परेशान सा बोला, चांस है मगर अभी ही होश आया है उन्हें, इतनी जल्दी दूसरा इलाज करना सही नहीं होगा। और हाँ, अगर आप उनकी फैमिली को जानते हैं तो इन्फॉर्म कर दीजिए क्योंकि हम ज्यादा दिन बिना परिवार के उन्हें यहाँ पर रख नहीं सकते। डॉक्टर बोला, मुझे नहीं पता डॉक्टर उनके परिवार के बारे में, ना ही मैं उसे जानता हूँ और इस लड़की को भी नहीं जानता। आप चाहो तो पुलिस की हेल्प ले सकते हो। इस लड़की का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था इसलिए मैं यहाँ इसे लेकर आया इंसानियत के नाते, और उसका हॉस्पिटल बिल भी पे कर रहा हूँ, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। शौर्य साफ शब्दों में बोलना चाहता था, उसका अब उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर रहे या जाए उसे कोई भी मतलब नहीं है। मिस्टर शौर्य, ये लड़की आपकी वजह से इस हालत में है तो अब आपका फर्ज बनता है आप ही इसकी जिम्मेदारी उठाएं जब तक इसके परिवार का पता नहीं चल जाता तब तक, क्योंकि यह हॉस्पिटल है और हम एक मरीज को ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। मरीज की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे अब वो बिल्कुल ठीक है, तो आप चाहो तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो। आपको उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। डॉक्टर भी सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले। डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य परेशान सा हो जाता है और उसे अब समझ नहीं आता वो क्या करे और क्या ना करे। वो सनाया को अपने साथ अपने घर ले जा नहीं सकता था। अगर उसके घर जाने से जानवी ने उसे गलत समझ लिया तो वो क्या करेगा? सनाया का साथ रहना सही नहीं होगा। यही शौर्य ने एक ही पल में काफी सारी बातें सोच ली थी। उसे पता था सनाया को अपने साथ ले जाने से कितनी सारी परेशानियां आ सकती है, जिस वजह से वो सनाया को साथ नहीं ले जा सकता था। रिया और रिहान दोनों ही सिटिंग एरिया में बैठे कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी घर की डोरबेल बजती है, जिसकी आवाज सुनकर रिया बोली, रुको, मैं देख कर आई, क्या पता मेरा पार्सल हो, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। इतना बोलकर वह काफी ज्यादा खुश होती है और वैसे ही खुश होकर जल्दी से डोर खोल देती है, मगर जैसे ही डोर खुलता है ठीक वैसे ही, ये क्या, सामने तो किसी डिलीवरी बॉय को होना चाहिए था, मगर ये क्या, सामने डिलीवरी बॉय की जगह शौर्य खड़ा हुआ था, वो भी काफी ज्यादा मायूस सी शक्ल लेकर। क्या कोई बताएगा शौर्य को क्या हुआ जो वो ऐसे अपनी मायूस सी शक्ल बनाकर खड़ा हुआ है? क्या शौर्य को उसकी बीबी छोड़कर चली गई और शौर्य अपनी रूठी हुई बीबी को मनाने उसके पीछे गया था, मगर उसकी रूठी हुई बीबी ने साथ आने से मना कर दिया? क्या यही सच है जो यह शौर्य इस तरह से मुंह बनाया हुआ है? रिया अपने ही मन में न जाने कितनी ही बातों को 5 सेकंड में ही सोच लेती है और अभी वो अपनी सोच में गुम ही थी कि उतने में ही उसकी नजर शौर्य के पीछे से सामने आकर खड़ी हुई लड़की पर पड़ती है, जो ना ही सिर्फ शौर्य के बगल में आकर खड़ी हुई थी बल्कि उसने शौर्य के एक हाथ में अपनी एक बाह भी डाली हुई थी, जिसे देखते ही रिया की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई। वह हैरानी से आंखें फाड़े शौर्य की तरफ देखने लगती है। रिया की हैरान नजरों को देखकर
जैसे ही शौर्य अपने होठों को कुछ बोलने के लिए खोलता है, ठीक वैसे ही रिया जोर से चिल्ला पड़ी, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है शौर्य? तुम इसे अपने साथ इस घर में क्यों लेकर आए हो? रिया इतनी जोर से चिल्लाकर बोलती है जिस वजह से सनाया डरते हुए ही और ज्यादा कसकर शौर्य की बाह पकड़ लेती है। अगर अंदर हॉल में बैठा रिहान जैसे ही रिया की गुस्से भरी आवाज को सुनता है, ठीक वैसे ही उसके हाथ में जो कॉफी का कप था वो गिरते गिरते बचता है और वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और डोर की तरफ भागता है। मैं तुझे सब बताता हूँ, मगर पहले तो अंदर आने दे मुझे। शौर्य निराश और हताश सा बोला, तुझे अंदर आना है तो आ, मगर ये लड़की घर में नहीं आ सकती। अगर ये लड़की इस घर में आएगी तो मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी और फिर कभी भी लौटकर इस घर में वापस नहीं आऊंगी। और ये मेरी धमकी नहीं, हकीकत समझना, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और तू शौर्य, तू उस लड़की को यहाँ पर क्यों लाया, जब तुझे अच्छी तरह से पता है ये लड़की किस तरह की है, उसके बावजूद भी तू उसे यहाँ लेकर आया? रिया काफी ज्यादा नाराजगी के साथ ही बोली। अब तक रिहान वहां पर आ चुका था और जब वो अपने सामने मौजूद शौर्य और उसके साथ खड़ी सनाया को देखता है, ठीक वैसे ही उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ता है, तेरी कार से जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो सनाया ही है। रिहान की बात सुनते ही रिया हैरानी से उसे देखने लगती है। हाँ, मेरी कार के सामने जो लड़की आई थी वो और कोई नहीं बल्कि ये सनाया ही थी। डॉक्टर का कहना है इसके सर पर ज्यादा गहरी चोट आने की वजह से ये एक 4 साल की बच्ची बन गई है और अब ये सिर्फ दिमाग से 4 साल की छोटी बच्ची ही है। शौर्य काफी ज्यादा मायूस होते हुए बोला। शौर्य की बात सुनते ही रिया और रिहान दोनों की आंखें हैरान हो जाती है, पर रिया अभी भी सामने से हटने को तैयार नहीं थी। उसे बिल्कुल भी लग नहीं रहा था जैसे इस लड़की की याददाश्त जा भी सकती है। रिया अंदर आने दे यार, वैसे ही बहुत परेशान हूँ, शौर्य बोला। उसकी बात सुनकर रिया डोर से हट जाती है और रिहान भी, जिसके बाद शौर्य सनाया का हाथ झटक कर अंदर चला जाता है। डैडी, मुझे भी लेकर चलो, गोदी में उठाकर ले चलो, सनाया किसी छोटे बच्चे की तरह बोली और खुद ही घर के अंदर चली गई। रिया और रिहान दोनों ही हैरान से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शौर्य भी परेशान सा सोफे पर जाकर बैठ जाता है तो सनाया भी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर शौर्य को चिढ़ होने लगती है, मगर वो कुछ बोलता नहीं है बल्कि अपनी आंखें बंद कर लेता है। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सब चल क्या रहा है? रिया हैरान और परेशान सी बोली। रिया की बात सुनकर शौर्य उसे सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ वो सारी बातें। शौर्य की सारी बातों को सुनकर रिया का सर चकरा जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि सनाया जैसी चालाक लोमड़ी की याददाश्त भी जा सकती है। तो रिहान, वो तो किसी और ही दुनिया में खो जाता है। सनाया सारे घर को अपनी चमकती हुई नजरों से देखे जा रही थी। सारे घर को देखते हुए ही वो बोल पड़ी, डैडी, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो ना। उन गंदी आंटी ने मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया और काफी ज्यादा परेशान भी किया। प्लीज मुझे खाना दे दो ना डैडी, बेबी को भूख लगी है। प्लीज मुझे खाना दे दो ना डैडी, डैडी खाना दे दो ना, खाना दे दो ना डैडी। सनाया जोरों से शौर्य को हिलाते हुए चिल्लाई। सनाया को ऐसे इस तरह से चिल्लाने की वजह से शौर्य का सर दर्द करने लगता है और वो खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और जोर से चिल्ला पड़ता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा सनाया, अब और एक शब्द नहीं। अगर तुमने और एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारा कोई डैडी नहीं हूं जो मुझे तुम ऐसे परेशान कर रही हो। इतना बोल शौर्य बिना सनाया की तरफ देखे ही उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो सनाया जोरों से रोते हुए ही बोली, डैडी, डैडी मुझे भी अपने साथ ले चलो डैडी। सनाया चिल्लाते रहती है मगर शौर्य उसकी
एक भी बात नहीं सुनता और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इस भाग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले भाग में और जल्द ही इस कहानी को कंप्लीट करके नई कहानी शुरू करते हैं। तो आगे सनाया क्या क्या खेल खेलने वाली है शौर्य और जानवी को अलग करने के लिए, देखिए अगले भाग में। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको इस कहानी में इनमें से कौन सा किरदार अच्छा लगा। शौर्य, जानवी, अरुण, रिया, रिहान या फिर सनाया, हमें कमेंट जरूर करें।